टेंशन एनर्जी में है कि आप लोगों ने तमाम लोगों ने पहला केस इसका पढ़ा कि अगर मेरे पास दो बॉडीज़ हैं, आपने दो बॉडीज़ को हैंग किया, एक बॉडी ए है एक बॉडी बी है। अब इसमें से लार्जर कौन सी है स्मॉलर कौन सी है, तो आप बोलेंगे सर लार्जर ए है स्मॉलर बी है। अब क्योंकि लार्जर ए है तो ए जाहिर सी बात है डाउनवर्ड जाएगी, और बी स्मॉलर है तो बी जाहिर सी बात है कहाँ जाएगी, अपवर्ड जाएगी। तो ये देखिए हैवियर बॉडी नीचे आ रही है और लाइटर बॉडी कहाँ जा रही है, अपवर्ड जा रही है। दोबारा देख लीजिए, देखिए बॉडी ये डाउनवर्ड आ रही है और जबकि बॉडी भी कहाँ जा रही है, अपवर्ड जा रही है। ओके, अब इसके आप लोगों ने फॉर्मूले पढ़ोगे एक्सेलरेशन और टेंशन के। मैंने लिखा जो लार्जर बॉडी होती है इसके मास को आप हमेशा बोलते हो m1, और जो स्मॉलर बॉडी होती है उसके मास को आप हमेशा क्या बोलते हो, m2। तो इस फॉर्मूले की भी शर्त क्या है कि m1 हमेशा बड़ा होगा किससे, m2 से, यानी m1 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन m2। तो ये अब इस फॉर्मूले की शर्त है, शर्त को याद रखिएगा कि ज़्यादा वाले मास को m1 बोलोगे और कम वाले मास को क्या बोलोगे, m2 बोलोगे। अब इसकी फॉर्मूले क्या है, तो फॉर्मूले मैं आपको सिखाऊँ। अच्छा, ये केस का नाम है बोथ मूव वर्टिकली। इसका फॉर्मूला मेरे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ए इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी, और टेंशन का फॉर्मूला 2m1 m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब देखो कोई सा भी फॉर्मूला हो ना, आप एक बात तो पहले मैं इस फॉर्मूले को याद भी करा दूँ। आप हर फॉर्मूले में नीचे रखना m1 प्लस m2, नीचे रखना m1 प्लस m2, साथ में रखना g, साथ में रखना g, यानी m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, g और g। अगले फॉर्मूला पहले दिखाता हूँ फिर मैं आपको याद कराता हूँ। ओके, अब ये केस देखो, ये केस में क्या हुआ। आप बोलेंगे सर इस वाले केस में भी आपने बॉडीज़ को हैंग किया, एक हॉरिजॉन्टली है और जबकि एक क्या है, वर्टिकली है। अब इसमें देखो हॉरिजॉन्टल कैसी मूव करेगी, आप बोले सर हॉरिजॉन्टल ये वाली मूव करेगी और ये जो है ये कैसे मूव करेगी, वर्टिकल मूव करेगी। तो यही हुआ, एक हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है जबकि एक कैसे मूव कर रही है, वर्टिकल मूव कर रही है। अब ख्याल किस बात का रखना है, m1 हमेशा उसको मानोगे जो हैंग हुई हुई है और m2 इसको मानोगे जो कहाँ पे रखी हुई है, सरफेस पे रखी हुई है। अगर आप इस तरीके से मानोगे तो आपके आंसर करेक्ट आएंगे, अगर आप इस तरीके से अज्यूम नहीं करोगे तो आप लोगों के आंसर्स करेक्ट नहीं आएंगे। इसके प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा था, इसमें कंडीशन जो है वो है कि वन लाइज ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड वन हैंग वर्टिकली। ये इसकी कंडीशन मैंने आपको बता दी। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मेरे पास ए इज इक्वल टू m1g डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और टेंशन का फॉर्मूला 2m1 m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब देखो जिस तरीके से पिछले फॉर्मूले में नीचे था m1 प्लस m2, यहाँ पे भी m1 प्लस m2। हर फॉर्मूले में क्या आता है, हर फॉर्मूले में g आता है, इधर भी क्या है, g है। अब देखो पिछले फॉर्मूले में क्या था, यहाँ पे वर्टिकली कितनी हैंग है, आप बोलेंगे सर यहाँ पे वर्टिकली दो हैंगे, एक m1 हैंग है, एक कौन हैंग है, m2। तो यहाँ पे आपने लिख दिया 2m1 m2g, यानी दो वर्टिकली हैंग है तो आपने लिख दिया 2m1 m2g। इस वाले में देखो वर्टिकली कितनी हैंग है, आप बोलेंगे सर वर्टिकली एक हैंग है तो आपने सिर्फ क्या लिखा m1 m2g, यानी दो वर्टिकली हैंग हो तो 2m1 m2g कर दोगे, एक वर्टिकली हैंग हो तो सिर्फ क्या कर दोगे, m1 m2g। आप बोलेंगे चले सर ये टेंशन वाला तो समझ में आ गया। अब देखो इसमें m1 नीचे जा रहा है जबकि जो m2 है वो कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है। देखो m1 नीचे आया, m2 ऊपर गया, तो नीचे जाने वाले में से आपने ऊपर आने वाले को क्या कर दिया, माइनस, यानी m1 नीचे जा रहा था माइनस ऊपर आ रहा था m2, तो m1 माइनस m2 कर दिया। जबकि बराबर वाले फॉर्मूले में नीचे सिर्फ और सिर्फ m1 आ रहा था तो आपने सिर्फ क्या लिखा, m1 की। तो ये तो इसके फॉर्मूले थे जो मैंने आपसे फॉर्मूले शेयर किए। इन फॉर्मूलों के बाद इसका एक एमसीक्यू मैं आपसे एक आसान से शेयर कर रहा हूँ। तमाम लोग इस एमसीक्यू को पढ़िएगा और इस एमसीक्यू का मुझे जवाब बताइएगा, इस एमसीक्यू का करेक्ट जवाब क्या होगा। तमाम लोग जल्दी से पढ़िए और मुझे इसका जवाब बताइएगा। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ इसका फॉर्मूला क्या है, क्योंकि हैंग वर्टिकली वाला केस है तो इसकी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और साथ में आ जाएगा मेरे पास कौन, जी। ये इसका फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है। फॉर्मूला देख लीजिए आप तमाम लोग। एमसीक्यू में आपसे बोला कि व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब ए बता दो। टू बॉडीज हैंग वर्टिकली, सही, ये केस समझ में आ गया। इफ़ मास ऑफ लार्जर बॉडी इज थ्राइस ऑफ स्मॉलर बॉडी, लार्जर बॉडी का मास थ्राइस है स्मॉलर बॉडी की, इसका मतलब क्या है, ये बात ज़रा देखिएगा, ये बात मैं आपको समझाऊँ। उसने आपसे बोला जो लार्जर बॉडी का मास है, लार्जर बॉडी के मास को आप बोलेंगे सर लार्जर बॉडी के तो मास को हम लिखते हैं किससे, m1 से, है। इसका मतलब आ गया यहाँ पे इस इक्वल टू थ्राइस लिखा है तो थ्राइस का मतलब हो गया 3, और स्मॉलर बॉडी का मतलब हो गया क्या, m2। अच्छा, लार्जर बॉडी के मास को आप m1 से ली तो ये होगा m1, यानी m1 इज इक्वल टू 3m2। ये उसने आपको कंडीशन बताई। अच्छा, ये न्यूमेरिकल है आपके पास फर्स्ट ईयर का, जब आप कोर्स पढ़ते हो तो फर्स्ट ईयर के कोर्स के अंदर मैं पूरा न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवाता हूँ। ये न्यूमेरिकल ही है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे मैं पूरे फॉर्मूले की मदद से आपको बताऊँ। देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू, आप लिखोगे m1 माइनस m2, डिवाइड में आ जाएगा आपके पास कौन, डिवाइड में आ जाएगा आपके पास m1 प्लस m2, और साथ में आ जाएगा आपके पास जी।
अब देखो आपको कंडीशन बता दी, कंडीशन क्या बताई, m1 इज इक्वल टू 3m2, यानी m1 की जगह पे आप रख दोगे 3m2। अब आप देखो m1 की जगह 3m2 रखोगे तो क्या बन जाएगा, आप बोलेंगे सर ये बन जाएगा m1 की जगह पे आ जाएगा 3m2, बराबर में लिखा हुआ था -m2, तो 3m2 -m2 डिवाइडेड बाय नीचे m1 की जगह पे आ जाएगा, आप बोलेंगे सर नीचे m1 की जगह पे भी आ जाएगा 3m2 और नीचे प्लस, फिर प्लस और आ जाएगा कौन, m2। अब आप देखो जो बच गया उसको बताओ, आप बोलेंगे सर ऊपर हम माइनस करेंगे 3m1 में से 3m2 में से m2 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना m2, 2m2 डिवाइड बाय नीचे प्लस करोगे तो क्या बच जाएगा 4m2 और साथ में जो g लिखा हुआ था ये g एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखो m2 से m2 कैंसिल, 2 1 2 2 2 4, तो बच गया मेरे पास हाफ ऑफ g और ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8, तो 9.8 को 2 से डिवाइड करोगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी करेक्ट जवाब है इसका 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अगला टॉपिक मेरे पास इंक्लाइंड प्लेन से रिलेटेड है। अब इंक्लाइंड प्लेन होता क्या है ये भी देखते हैं। इंक्लाइंड प्लेन कहलाता है आपका कोई भी प्लेन अगर एंगल बना ले, एंगल बनाए हॉरिजॉन्टल सरफेस से, तो उसको आप बोलते हो इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइन का मतलब जिसको आप स्लोप भी बोलते हो, यानी कोई भी सरफेस है, ये सरफेस थी, इस सरफेस को मैंने इस तरीके से खड़ा कर दिया और इसने कुछ ना कुछ एंगल बना लिया, तो अब ये जो चीज़ है, ये जो लाइन है, ये सरफेस है, ये लाएगी मेरे पास क्या, इंक्लाइंड प्लेन। अब इंक्लाइंड प्लेन पे हुआ क्या, ज़रा इस बात को देखिएगा, आपने एक बॉडी को प्लेस किया, अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन पे किसी बॉडी को रखोगे, मुझे बताओ क्या वो बॉडी वहीं पे रखी रहेगी, बॉडी अपवर्ड जाएगी या बॉडी डाउनवर्ड आ जाएगी। आप बोलेंगे सर बॉडी रुकी तो नहीं रहेगी, क्योंकि आपने इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है, तो ये बॉडी अल्टीमेटली मूव करते हुए कहाँ आएगी, डाउनवर्ड आएगी। यानी कोई बॉडी अगर कैसे मूव कर रही हो, डाउनवर्ड मूव कर रही हो इंक्लाइंड प्लेन पे, देखो बॉडी को रखा, बॉडी मूव कर रही है डाउनवर्ड और इंक्लाइंड प्लेन। अब इसका फॉर्मूला क्या है, अगर आपकी बॉडी डाउनवर्ड मूव करेगी इंक्लाइंड प्लेन पे, तो इसकी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो आप लोगों ने ड्राइव किया था अपने फर्स्ट ईयर के अंदर, a इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस एफ अपॉन एम। फॉर्मूला मेरे पास a इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस एफ अपॉन एम। अब इसमें कौन सी चीज़ क्या है, आप बोलेंगे सर a एक्सेलरेशन, g ग्रेविटी, थीटा एंगल है वो एंगल जो इंक्लाइंड प्लेन बना रहा है, f फ्रिक्शन है और m क्या है, मास है मेरे पास। अब आप एक बात पे गौर करो ज़रा, वो बात है क्या, आप बोलेंगे सर अगर आपसे बोले जाए F0 है, F0 का मतलब क्या है, आप बोलेंगे सर F0 का मतलब है फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं होने का मतलब फ्रिक्शन लेस है। तो मैंने लिखा अगर आपका इंक्लाइंड प्लेन फ्रिक्शन लेस हो, आपका जो इंक्लाइंड प्लेन है ये इंक्लाइंड प्लेन कैसा हो, फ्रिक्शन लेस। अगर फ्रिक्शन लेस होगा तो आप F की जगह पे 0 रखोगे और 0 को मास से डिवाइड करोगे तो ये पूरी की पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, 0। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बच जाएगा आपके पास क्या, a इज इक्वल टू जी साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला आपने मुझे बताया किसका, डाउनवर्ड का। इस डाउनवर्ड के फॉर्मूले के बाद मैं आपको फॉर्मूला बताऊँ अब किसका, अपवर्ड का। आपके पास एक बॉडी थी, आपके पास एक बॉडी आपने इसमें प्लेस किया, अगर ये कार है, मुझे बताओ ये कार क्या खुद ब खुद ऊपर जा सकती है, यानी जैसे को आपने बॉक्स को रखा, बॉक्स से खुद ब खुद नीचे आ गया, लेकिन मुझे बताओ क्या ये कार, ये जो कार आप देख रहे हो, क्या ये कार खुद ब खुद ऊपर जा सकती है। आप बोलेंगे सर ये कार खुद ब खुद ऊपर तो नहीं जाएगी, अब कार को कुछ ना कुछ क्या लगाने पड़ेगी, फोर्स लगाने पड़ेगी। तो कार का जो इंजन है, कार का जो इंजन है वो फोर्स लगाएगा, ये वो फोर्स जो इसको अपवर्ड मूव करा के लेके जाएगा, यानी वो फोर्स जो इस कार को अपवर्ड मूव कराएगा उसको बोलते हो आप एफर्ट से, और एफर्ट को लिखते किससे हो, टी से। यानी वो फोर्स जो कार को ऊपर लेके जाएगा उसको बोलोगे एफर्ट, और एफर्ट को आपने किससे लिखा, पी से लिखा। अब देखो ये कार अपवर्ड मूव करते हुए जा रही है, इंक्लाइन प्लेन का एंगल, अब आपकी कार अपवर्ड मूव करते हुए जा रही है, अब इसकी कुछ ना कुछ फोर्स लग रही होगी, उस फोर्स को मैंने बताया आप किससे लिखोगे, पी यानी एफर्ट से। ओके, अब इसका जो फॉर्मूला जो आपने ड्राइव किया था, ए इज इक्वल टू पी अपॉन एम माइनस जी साइन थीटा प्लस एफ अपॉन एम। अब अगर आपका कार का इंजन एकदम से बंद हो जाए, कार का जो इंजन है वो एकदम से क्या हो जाए, बंद हो जाए, कार का इंजन बंद होने का मतलब क्या है, आप बोले सर कार का इंजन बंद हो गया, कार का इंजन फोर्स नहीं लगा रहा, यानी ये जो एफर्ट है, ये एफर्ट की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 0। भाई कार का इंजन अगर रुक जाए, इसका मतलब जो एफर्ट है वो एफर्ट क्या हो गया, 0। अब देखो आप पुल पे जा रहे थे, पुल पे चढ़ते हुए जा रहे थे, एकदम से आपने अपनी गाड़ी की चाबी बंद कर दी, मुझे बताओ कि आपकी गाड़ी सेम स्पीड से जाती रहेगी या उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। आप बोलेंगे सर आपकी बात तो सही है, कार का इंजन अगर आपने बंद कर दिया तो कार सेम स्पीड से नहीं जाएगी, बल्कि कार की जो स्पीड है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। अब आप बोलेंगे सर अगर स्पीड कम हो रही है तो ये एक्सेलरेशन हुई या डीसेलरेशन, आप बोलेंगे सर क्योंकि स्पीड कम हो रही है तो ये एक्सेलरेशन नहीं है बल्कि डीसेलरेशन है, यानी उसकी स्पीड कम हो रही है, और डीसेलरेशन के साथ आता है साइन माइनस का।
अब हम प्रूफ भी करके दिखाते हैं आपको। देखो पी अपॉन एम था, अगर एफर्ट जीरो हो गया तो ये पूरी की पूरी चीज़ जीरो हो जाएगी, और जीरो को डिवाइड करोगे, इफ़ पी इज इक्वल टू जीरो यानी एफर्ट जीरो हो गया, तो अब आप बोलेंगे सर ये फॉर्मूला बच जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा प्लस एफ अपॉन एम। अब देखो एक्सेलरेशन के साथ साइन किसका आ रहा है, माइनस का। इसका मतलब अब ये बता रहा है कि भाई अगर कार का इंजन रुक जाएगा तो अब वो कार उतनी स्पीड से मूव नहीं करेगी, बल्कि उसकी स्पीड ऐसा ऐसा कम होगी, और स्पीड कम होने का मतलब एक्सेलरेशन नहीं है बल्कि क्या है, डीसेलरेशन है। तो ये दो फॉर्मूले आपको पढ़ा है, ये फॉर्मूले आप याद रखोगे, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस एफ अपॉन एम, ये पहला फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला आपके पास ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा, और थर्ड फॉर्मूला आपके पास ए इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा प्लस एफ अपॉन एम। इन तीनों फॉर्मूलों को देखने के बाद आगे बढ़ते हैं ज़रा। सर दोनों फॉर्मूले में इन फॉर्मूलों के बाद आपसे एक सवाल मैंने शेयर किया है, तमाम जल्दी से सवाल पढ़िए, मुझे सवाल का जवाब बताइएगा, सवाल का करेक्ट जवाब क्या होगा। तमाम जल्दी से सवाल पढ़िए, मुझे इसका जवाब बताइएगा। इस सवाल का करेक्ट जवाब मेरे पास क्या है, ज़रा तमाम लोग देखिएगा। उसने बोला एक्सेलरेशन निकाल के दिखाओ इंक्लाइन प्लेन की। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर ये अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, तो लिखा हुआ नहीं है। अगर कुछ ना बताए आपको ये ना बोले अपवर्ड है, आपको ये ना बोले डाउनवर्ड है, तो आप कंसिडर करोगे ये डाउनवर्ड का केस है। और डाउनवर्ड के केस में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा, और आगे हो जाएगा कौन, प्लस एफ अपॉन एम। ये फॉर्मूला हो गया मेरे पास, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा प्लस एफ अपॉन एम। अब देखो वैल्यू क्या क्या है, आप बोलेंगे सर अब देखें वैल्यू रखते हैं। देखो जी की वैल्यू आपको पता है कितनी, 9.8। एंगल कितना है, बोलेंगे सर एंगल है 30, तो ये जाएगा मेरे पास कौन, साइन 30। आगे लिखा है फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन की वैल्यू है मेरे पास कितनी, आप बोलेंगे सर फ्रिक्शन है 1000, तो ये जाएगा 1000। और मास कितना है, बोलेंगे सर मास भी 1000 है, तो मास की जगह पे भी क्या जाएगा 1000। ओके, बीच में लाइन लगा दी। अब देखो साइन 30 की वैल्यू निकालोगे तो साइन 30 की वैल्यू होती है कितनी, 0.5। आप बोलेंगे सर सही है, और आगे लिखा हुआ प्लस। अब देखो जो मेडिकल वालों ने गलती करी होगी, क्योंकि मेडिकल वाले इसका गलत जवाब देते हैं, बोलेंगे सर 1000 से 1000 कैंसिल, बच गया 0। ऐसा नहीं है भाई, जब 1000 को 1000 से डिवाइड करोगे तो आंसर बचता है 1, और इस 1 को लिखना पड़ेगा। अब देखो 9.8 को 0.5 से करोगे, सॉरी मैंने फॉर्मूले में गलती कर दी, ये माइनस था, मैं फॉर्मूले को करेक्ट कर दूँ, माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। ओके, 9.8 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा मेरे पास कितना, 4.9 माइनस 1, और 4.9 में से 1 को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास कितना, 3.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला मैं एमसीक्यू आपसे शेयर करूँगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग एमसीक्यू है, और उम्मीद करता हूँ कि कुछ शायद लोग मुझे जवाब दे दें इसका। एमसीक्यू है क्या सर, एमसीक्यू देखिएगा तब आप लोग। एमसीक्यू आपसे मैंने शेयर किया, तब आप लोग एमसीक्यू को पढ़िएगा और मुझे इसका जवाब बताइएगा, इस एमसीक्यू का करेक्ट जवाब क्या होगा। सवाल में आपसे बोला गया, सवाल देखते हैं। सवाल में आपसे बोला बॉडी डिक्लाइन 1 मीटर पर एवरी 10 मीटर मूविंग पर एवरी मूविंग 10 मीटर, और अब फ्रिक्शन लेस इंक्लाइन प्लेन। अच्छा, डिक्लाइन का मतलब नीचे आ रहा है तो डाउनवर्ड वाला केस है, फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन नहीं, तो डाउनवर्ड वाले में फ्रिक्शन वाले का जो फॉर्मूला है वो ये है, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा। ये देखो फॉर्मूला है साइन थीटा का। अब आप देखो उसने बोला डिक्लाइन 1 मीटर पर एवरी 10 मीटर, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है जो आप लोग समझ नहीं सके। डिक्लाइन का मतलब नीचे आना, कितना नीचे आ रहा है, आप बोले सर 1 मीटर नीचे आ रहा है, तो 1 मीटर नीचे जैसे आ रहा है। कितना चलने के बाद, आप बोलेंगे सर वो बोल रहा है 10 मीटर चलने के बाद। 10 मीटर कहाँ चल रहा होगा, आप बोलेंगे सर यहाँ चल रहा होगा, तो यहाँ चलने के बाद वो कितना नीचे आ रहा है, 1 मीटर नीचे आ रहा है, यानी डिक्लाइन 1 मीटर पर एवरी 10 मीटर, फ्रिक्शन लेस इंक्लाइन प्लेन। अब देखो आपको एंगल नहीं पता, लेकिन आपको साइन का फॉर्मूला पता है, साइन बराबर होता है सम प्यूपल हैव, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आप बोलेंगे सर आपकी बात तो सही है। अब देखो ये हो जाएगा सर, जी की जगह पे आ जाएगा 9.8, आप बोलेंगे सर सही है। परपेंडिकुलर कितना है, बोलेंगे सर ये होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है मेरे पास 1। अच्छा, हाइपोटेनस कितना है, तो आप बोलेंगे सर हाइपोटेनस है मेरे पास 10। तो 9.8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर तो रहेगा 9.8 और नीचे आ जाएगा 10। 9.8 को 10 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास कितना, 0.98, यानी जो करेक्ट जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 0.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस एमसीक्यू के बाद आगे बढ़ता हूँ। अगला जो टॉपिक है मेरे पास चैप्टर नंबर 3 का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, और ये टॉपिक है मेरे पास फ्रिक्शन से रिलेटेड। अब ये फ्रिक्शन है क्या, फ्रिक्शन क्या होती है, तो बहुत आसान सी मैं बातें करता हूँ आप लोगों से जल्दी से, ताकि हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो। फ्रिक्शन फ्रिक्शन क्या कहलाती है, फ्रिक्शन कहलाती है, फ्रिक्शन इज़ द सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, यानी फ्रिक्शन वो फोर्स है जो बॉडी की मोशन को क्या करेगी, अपोज करेगी। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स विच रेजिस्ट द मोशन ऑफ बॉडी, यानी जो बॉडी की मोशन को अपोज करेगी, यानी उसको मूव करने से रोकेगी। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है, अपोजिट होती है डायरेक्शन ऑफ मोशन की। यानी अगर अक्सर होता है ना, आप एक तरफ भागते हुए जा रहे हो, आप इस तरफ भागते हुए जा रहे हो, आपको ऐसा लगेगा जो एयर है
यानी जो एयर आ रही है वो आपकी इस तरफ चलते हुए आ रही है। आप जितना तेज़ भागोगे आपको उतनी तेज़ एयर महसूस होगी, या आपके कपड़े उसी तरह से पीछे की तरफ ओढ़ेंगे, आपने जो कपड़े पहने होंगे वो पीछे की तरफ ओढ़ेंगे। यानी फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है। आप मूव करने की कोशिश कर रहे हो राइट साइड पे, और फ्रिक्शन हमेशा कैसे अपोज करेगी, फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा कैसी होगी, अपोजिट होगी। अच्छा, फ्रिक्शन की टाइप्स कितनी है? तो फ्रिक्शन की दो तरह की टाइप्स है। पहली टाइप है मेरे पास कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन, सेकंड टाइप है मेरे पास कौन सी फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन। तो फर्स्ट टाइप कॉन्टैक्ट, सेकंड टाइप फ्लूइड फ्रिक्शन। अब कौन सी फ्रिक्शन क्या है तो उसके बारे में जल्दी से बात करते हैं। पहली टाइप थी कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन। कॉन्टैक्ट का मतलब आपको पता है कि अगर आपकी बॉडी किसी चीज़ से कॉन्टैक्ट में हो, यानी सॉलिड्स के दरमियान जो फ्रिक्शन होगी, सॉलिड बॉडी के दरमियान जो फ्रिक्शन होगी, उस फ्रिक्शन को आप बोलोगे कौन सी फ्रिक्शन, कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन। अच्छा, कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन की तीन तरह की टाइप्स आपको नज़र आ रही हैं। तीन तरह की टाइप देखी हुई। पहली टाइप कहलाती है मेरे पास स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड टाइप कहलाती है मेरे पास कौन सी फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, और थर्ड टाइप मेरे पास कहलाती है कौन सी फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। फर्स्ट टाइप है मेरे पास स्टैटिक, सेकंड है मेरे पास काइनेटिक, और थर्ड है मेरे पास क्या, लिमिटिंग। अच्छा, अब इसमें कौन सी फ्रिक्शन क्या है, कौन सी चीज़ किस चीज़ को शो कर रहा है, लिमिटिंग तो इस बात को भी समझाइएगा। देख लीजिए ज़रा। मेरे पास जो तीन तरह की जो मेरे पास टाइप थी कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन की, वो स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब अगर आप लफ्ज़ देखोगे स्टैटिक, तो आप बोलेंगे सर स्टैटिक का लफ्ज़ का मतलब है यहाँ पे रेस्ट, यानी अगर आपकी बॉडी रुकी हुई हो उस वक्त जो फ्रिक्शन होगी वो फ्रिक्शन कहलाएगी मेरे पास कौन सी फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। और डेफिनेशन पढ़ो क्या लिखी हुई है, द फ्रिक्शन इन विच द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, यानी वो फ्रिक्शन जिस तक आपकी बॉडी किस में हो, रेस्ट में हो, तो वो फ्रिक्शन कहलाएगी मेरे पास स्टैटिक फ्रिक्शन। और इसको डिनोट करते हो किससे, एफ एस से। एफ एस का मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन। आप बोले सर सही स्टैटिक समझ में आ गई। स्टैटिक की बात है मेरे पास सेकंड काइनेटिक। तो काइनेटिक के लफ्ज़ का मतलब है मोशन, यानी रुकी हुई। तो वो फ्रिक्शन जब आपकी बॉडी मोशन में हो, मूव कर रही हो, तो वो फ्रिक्शन कहलाएगी मेरे पास काइनेटिक फ्रिक्शन। डेफिनेशन पड़ेगा ज़रा क्या लिखी हुई है, द फ्रिक्शन एट विच द बॉडी रिमेन्स इन मोशन, यानी वो फ्रिक्शन जिस वक्त आपकी बॉडी मोशन में हो उस वक्त जो फ्रिक्शन होगी वो फ्रिक्शन कहलाएगी काइनेटिक, एंड इज डिनोटेड बाय एफ के, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन को आप लिखोगे किससे, एफ के से लिखोगे। ओके, लास्ट में लिखी हुई है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है क्या, आप यहाँ लफ्ज़ पढ़ो लिमिटिंग। तो लिमिटिंग में जो लफ्ज़ नज़र आ रहा है वो आ रहा है, एक जो खास लफ्ज़ नज़र आ रहा है लिमिट है। अक्सर बोलते हो ना अपनी लिमिट में रहो, क्या तुम ये बार बार बोले जा रहे हो अपनी लिमिट में रहो। तो लिमिट का मतलब क्या होता है कि अपनी मतलब एक लिमिट को क्रॉस ना करो। तो ये लफ्ज़ आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो लिमिट का मतलब यहाँ पे भी यही है। क्या मतलब, आप देखो आपने एक बॉडी को प्लेस किया, मेरे पास एक बॉडी, ये बॉडी को रखा हुआ, आप इस पर फोर्स लगा रहे हो ये, लेकिन ये मूव नहीं कर रही, यानी आपकी फोर्स कम है, और इस पर जो फ्रिक्शन लग रही है वो फ्रिक्शन क्या लग रही है, ज़्यादा लग रही है। यानी आप इसको मूव कराना चाह रहे हो लेकिन ये मूव नहीं कर रही। इसका मतलब आपकी बॉडी रेस्ट पे है, रेस्ट में होने का मतलब कौन सी फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। आपने फिर फोर्स लगाई, मूव नहीं कर रही, फिर फोर्स लगाई, मूव नहीं कर रही, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन। आपने मजीद फोर्स लगाई, अब ये क्या कर गई, मूव कर गई, तो ये कौन सी फ्रिक्शन हो जाएगी, काइनेटिक। लेकिन जस्ट मूव करने से पहले, भाई लिमिट का मतलब है ना एक हद, लिमिट का मतलब यहाँ पे हो गया एक हद, यानी जस्ट मूव करने से पहले पहले जो फ्रिक्शन होगी, भाई जैसे ही आपने थोड़ी सी फोर्स बढ़ाई आपकी बॉडी मूव कर गई, तो मूव करने से पहले पहले लिमिट जो आपकी आ जाएगी, यानी स्टैटिक और काइनेटिक के दरमियान जो एक लिमिट आ रही है, ये इस वक्त जो फ्रिक्शन होगी ये फ्रिक्शन कहलाती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। पहले आप जरा डेफिनेशन पढ़ो, डेफिनेशन है क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन, द फ्रिक्शन एट विच, वो फ्रिक्शन जिसके ऊपर बॉडी जस्ट स्टार्ट मूविंग, यानी जस्ट बॉडी मूव कर दे, स्टार्ट यानी स्टार्ट कर दे मूव करना, इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड इज डिनोटेड बाय एफ एस मैक्स। अब इसको एफ एक्स मैक्स क्यों बोलते हैं, अब देखो वो स्टैटिक में भी सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन है, यानी बॉडी रुकी हुई है स्टैटिक, आपने फोर्स लगाई, बॉडी रुकी हुई है स्टैटिक, आपने डबल फोर्स लगाई, बॉडी रुकी हुई है स्टैटिक फ्रिक्शन, आपने ट्रिपल फोर्स लगाई, बॉडी रुकी हुई है स्टैटिक फ्रिक्शन, आपने थोड़ी सी और फोर्स बढ़ाई, उस वक्त बॉडी मूव करने वाली थी। अब देखो स्टैटिक में भी फ्रिक्शन ऐसा ऐसा बढ़ती जा रही है, और जो मैक्सिमम लिमिट आ गई तो वो फ्रिक्शन कहलाती है लिमिटिंग, और लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होती है। अब मैं अगर आपसे रिलेशन पूछूं, एक रिलेशन मैं आपसे पूछता हूँ, फिर आप मेरी बात और क्लियर होगी। मुझे बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होती है या काइनेटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, स्टैटिक ज़्यादा होगी या काइनेटिक ज़्यादा होगी। अब जो फ्रिक्शन ज़्यादा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा है, काइनेटिक फ्रिक्शन ज़्यादा। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, एफ एस इज ग्रेटर देन एफ के, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा है कौन से फ्रिक्शन से, काइनेटिक फ्रिक्शन से। अब आप सवाल पूछेंगे सर ऐसा क्यों, स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन ज़्यादा क्यों है। मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मुझे बताओ एक शख्स था, वो गाड़ी को धक्का लगाना चाह रहा था, गाड़ी रुकी हुई थी, आपको आवाज़ दी ज़रा इधर आओ, गाड़ी को धक्का लगा दो, आप गए, आपने फोर्स लगाई, गाड़ी को मूव करा दिया। एक सिनेरियो हो गया। एक सिनेरियो एक और है, वो सिनेरियो क्या कि आप अगर जा रहे थे मूव
एक आप चलते हुए जा रहे थे, एक शख्स गाड़ी को धक्का लगाता हुआ लेकर जा रहा, गाड़ी चल रही थी, धक्का लगाता हुआ लेकर आ रहा था, उसने आपको आवाज़ दी और आपको आवाज़ देके बुलाया, भाई ज़रा इधर आओ, गाड़ी को धक्का लगा दो। आप गए, आपने धक्का लगा दिया। मुझे बताओ किस वाले केस में आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी? आप बोलेंगे सर ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उस वक्त जब आपकी बॉडी रुकी भी होगी। भाई उसी वक्त ज़्यादा फोर्स लगेगी ना जब आपकी बॉडी रुकी भी होगी। यानी कौन सी वाली फ्रिक्शन ज़्यादा होगी? आप बोलेंगे सर हमें फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ी जब गाड़ी रुकी हुई है, यानी रुके वक्त ज़्यादा फ्रिक्शन है। तो ज़्यादा फ्रिक्शन कब होगी? जब फ्रिक्शन कौन सी हो? स्टैटिक फ्रिक्शन। और सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्शन होती है वो होती है आपके पास कौन सी फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा है किससे? काइनेटिक से, और लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है किससे? स्टैटिक फ्रिक्शन से। क्योंकि लिमिट स्टैटिक की भी जो सबसे हाईएस्ट लिमिट होती है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाती है। तो तीन तरह की फ्रिक्शन, सबसे कम मेरे पास काइनेटिक फ्रिक्शन, उससे ज़्यादा मेरे पास स्टैटिक फ्रिक्शन, और सबसे ज़्यादा मेरे पास कौन सी फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन के बारे में मैंने आपसे बात करी। ओके, इन तीनों की टाइप्स को पढ़ने के बाद मैं आपसे बात करता हूँ फ्लूइड फ्रिक्शन की। यानी फ्रिक्शन की दो टाइप थी ना, एक टाइप थी मेरे पास कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन, एक टाइप थी मेरे पास कौन सी फ्रिक्शन? फ्लूइड फ्रिक्शन। अब ये फ्लूइड फ्रिक्शन है क्या? तो फ्लूइड फ्रिक्शन मैं आपको बताऊँ, फ्लूइड फ्रिक्शन जब होती है जब आपकी बॉडी किसी फ्लूइड में मूव कर रही हो। जैसे आपने एक स्टोन को ड्रॉप किया, स्टोन को एयर में ड्रॉप कर दिया। अब देखो जब आप स्टोन को ड्रॉप करोगे उस पर फ्रिक्शन लगेगी, कौन सी? एयर। एयर आएगी जो उसको क्या करेगी? अपोज करेगी। अब देखो ये एयर फ्लूइड है, तो ये हर वो चीज़ जो फ्लो कर सके उसको आप बोलते हो फ्लूइड। हर वो चीज़ जो फ्लो कर सके उसको फ्लूइड बोलते हो। जैसे लिक्विड है, गैस है, तो ये फ्लूइड फ्रिक्शन कहलाएगी। आपने कोई पत्थर पानी में फेंका, उस वक्त जो फ्रिक्शन लगेगी वो भी क्या कहलाएगी? फ्लूइड फ्रिक्शन। अब पढ़िएगा ज़रा, वेन एवर अ सॉलिड बॉडी मूव इन अ फ्लूइड, यानी कोई भी सॉलिड बॉडी अगर मूव करेगी किसके अंदर? फ्लूइड में अंदर, फ्लूइड विल अपोज द मोशन ऑफ द सॉलिड बॉडी, दिस अपोजिंग फोर्स कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन और विस्कस ड्रैग। इसके दो नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, या तो आप फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हो या फिर विस्कस ड्रैग कहते हो। इसके मुतालिक हमारी बुक में एक लॉ है, जिस लॉ का नाम है स्टोक्स लॉ। तमाम लोगों को बस स्टोक्स लॉ पता होना चाहिए। स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला क्या है? तो स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला है F = 6 पाई ईटा RV। इस पर कौन सी चीज़ क्या है तो जल्दी से मैं आपको बताऊँ। देखो F तो आपको पता है F फोर्स है, 6 आपको पता है नंबर है, पाई नंबर है। ये ईटा नज़र आ रहा है, ये ईटा कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये R नज़र आ रहा है तो ये R कहलाता है मेरे पास रेडियस, और जबकि V कहलाता है मेरे पास कौन सी वेलोसिटी? टर्मिनल वेलोसिटी। अब मेरा सवाल आपसे, ये टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? कोई बताना चाहेगा टर्मिनल वेलोसिटी? ये जो आप देख रहे थे टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी? टर्मिनल वेलोसिटी मैं आपको बताऊँ तो टर्मिनल वेलोसिटी ज़रा देखिएगा तमाम लोग। आपके पास एक शख्स था, सपोज करते हैं कोई एक शख्स है, चले मेरा ही नाम रख लेता हूँ, ये AH एक बंदा है, सही है। इसने जहाज़ से छलांग लगाई, इसको उतरना था कोचिंग की छत के ऊपर, जहाज़ से छलांग लगाई। अब ये मूव करता हुआ आ रहा है, मूव करता हुआ आया, मूव करता हुआ आया, एक पॉइंट आया, इसने बोला यार अब तो मेरा बचना मुश्किल है। इसने अपना पैराशूट ओपन कर लिया, इस शख्स ने अपना पैराशूट ओपन कर लिया, यानी इसके बाद एक पैराशूट था, इसने अपना पैराशूट ओपन कर लिया। अब देखो अगर ये पैराशूट अपना ओपन कर लेगा तो मुझे बताओ क्या ये उसकी स्पीड अब क्या वो उतनी तेज़ी से आके ज़मीन पे धाड़ करके मतलब धड़ाम से गिरेगा, या उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पे उतरेगा? आप बोलेंगे सर क्योंकि अब उसने पैराशूट ओपन कर लिया तो अब उसकी स्पीड यूनिफॉर्म हो जाएगी। अब उसकी स्पीड बढ़ेगी नहीं, वो बल्कि आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली होते होते ज़मीन पर उतर जाएगा, यानी उसकी स्पीड यूनिफॉर्म हो जाएगी। अब उसकी स्पीड अगर यूनिफॉर्म हो जाए तो वो वेलोसिटी कहलाती है मेरे पास कौन सी वेलोसिटी? टर्मिनल वेलोसिटी। यानी फ्री फॉलिंग बॉडी में अगर आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाए, क्या? फ्री फॉलिंग बॉडी में अगर आपकी वेलोसिटी क्या हो जाए? यूनिफॉर्म, तो उस वेलोसिटी को आप बोलते हो टर्मिनल वेलोसिटी। दोबारा डेफिनेशन बताता हूँ, अगर फ्री फॉलिंग बॉडी में आपकी वेलोसिटी हो जाए यूनिफॉर्म तो उस वेलोसिटी को आप बोलते हो कौन सी वेलोसिटी? टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था किसका? टर्मिनल वेलोसिटी का। इसके आगे बात करते हैं। ओके, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है क्या? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करता हूँ। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तमाम लोगों ने पढ़ा हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस एज, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला पढ़ा है, म्यू = F/R, यानी फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रेशियो है, रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन, तो इसको आप बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? तो ये पढ़िएगा, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लाइज इन बिटवीन 0 and 1, यानी फ्रिक्शन की वैल्यू 0 और 1 से होती है। मैं आपको चार ऑप्शन दूँ, चार ऑप्शन दे रहा हूँ, ज़रा देखिएगा। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, चौथा ऑप्शन। मैंने बोला कि भाई एक चीज़ है, उसका नाम है अजीब सा नाम है, मैंने लिख दिया क्वार्ट्स नाम है, मैंने एक अजीब सा नाम लिख दिया। ये एक सरफेस होती है, मुझे बताइए इसकी फ्रिक्शन क्या होगी। मैंने रैंडम एक सवाल लिख दिया। मैंने ऑप्शन दिया, एक का दिया 2, एक का दिया 0,
एक का दिया 2.4 और एक का दिया 0.4। अब जो आप इसका आंखें बंद करके जवाब लगाओगे, मुझे भी नहीं पता ये क्वाड्स क्या चीज़ होती है, मैंने अपनी मर्ज़ी का सवाल बनाया, लेकिन जैसे मैंने सवाल देखा ना, मुझे इसकी वैल्यू पता चल गई, यार इसकी जो वैल्यू है वो 0.4 होगी। क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू होती ही 0 और 1 के दरमियान है, यानी 2 नहीं हो सकती, 2.4 नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। अच्छा, वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ओनली डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सरफेस, यानी डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस पे। जैसे मैं अगर किसी को बोला गया कि भाई आप कांच की हील पहन के, हील चप्पल होती है ना, तमाम लोगों को पता होगी, कांच की हील पहन के कांच के फर्श पे चलिए और उसके ऊपर पानी पड़ा है। कांच के फर्श पे चलना है, कांच की हील पहन के, और उसके ऊपर पानी पड़ा हुआ है। आप बोलो सर कैसी बातें कर रहे हैं, आपको रोज़ा लग रहा है? पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल? इसलिए नहीं है कि बोलेंगे सर इतनी कम फ्रिक्शन होगी, हम स्लिप हो जाएंगे। यानी आप सरफेस पे डिपेंड करें ना। यही मैं उल्टा काम बोलूँ, मैं बोलूँ भाई शूज़ पहनिए, शूज़ पहन के आपको रोड के ऊपर भागना है, आप स्लिप नहीं होगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू कुछ और है, और जो कांच के फर्श पे फ्रिक्शन की वैल्यू है वो कुछ और है। यानी आपकी जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड करती है किस पे? नेचर ऑफ सरफेस पे, यानी जिस सरफेस पे होगी उस सरफेस की फ्रिक्शन अलग होगी। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बाद एक सवाल मैं आपसे शेयर करूँ, तबार में जल्दी से सवाल पढ़िएगा, सवाल मैं आपको समझाऊँ। सवाल में बोला गया आपसे, कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 19.6 मीटर पर सेकंड। एक कार है जो 19.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस हैविंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1। हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। पहले मूव कर रही है, यानी पहले वाली वेलोसिटी को बोल दिया इनिशियल वेलोसिटी, बाद में रुक गई तो फाइनल, बाद वाली वेलोसिटी को बोल दिया कौन सी वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी। हाउ मच डिस्टेंस, डिस्टेंस आपसे बोल रहा है, तो आप बोलिए सर डिस्टेंस का फॉर्मूला तो हम ये लगा सकते हैं 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi²। आप बोलोगे सर सही है, बात तो आपकी समझ में आ गई कि ये फॉर्मूला हम चलिए इस्तेमाल कर सकते हैं 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi²। इस फॉर्मूले में क्या क्या पता और क्या क्या चाहिए, तो आप बोलेंगे सर देखिए vi पता, ये रहा vi, vf पता, ये रहा vf0, 2 पता, डिस्टेंस पता नहीं है, हमें निकालना है, निकाल सकते हैं अगर कौन पता चल जाए? एक्सेलरेशन। सर सिर्फ मसला जो है वो मसला किसका है? एक्सेलरेशन का है। अब एक्सेलरेशन के लिए आप क्या फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये बात मैं आपको बताऊं। अब देखो, आप तमाम लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है। फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? आप बोलेंगे सर फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है F = ma। अब देखो उसने आपसे बात करी फ्रिक्शन की, तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? मैं फ्रिक्शन का फॉर्मूला लिख के दिखाऊँ। देखो फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू F/r। आर को बोला म्यू के पास जाइए, तो ये बन जाएगा क्या? म्यू आर इज इक्वल टू एफ। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या बन गया? आप बोलें सर फ्रिक्शन का फॉर्मूला बन गया F इज इक्वल टू म्यू आर। ज़रा इस फॉर्मूले को ज़रा गौर से देखिएगा, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। मेरे पास फ्रिक्शन का फॉर्मूला आ गया क्या? म्यू आर। तो आप लोग को फॉर्मूला याद हुआ। आप बोले सर फ्रिक्शन का फॉर्मूला हो गया मेरे पास क्या? म्यू आर। अब देखिए फ्रिक्शन एक किस्म की मेरे पास क्या है? फ्रिक्शन एक किस्म की है मेरे पास फोर्स, और फोर्स का फॉर्मूला तो मुझे पता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू ma। आप बोलेंगे सर सही है, बराबर में लिखा हुआ था म्यू। अच्छा ये आर क्या है? आप बोलेंगे सर ये आर होता है नॉर्मल रिएक्शन, और रिएक्शन का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू एम जी। यानी फ्रिक्शन फोर्स थी तो उसकी जगह पे रख दिया एम ए, आर रिएक्शन था तो आर की जगह पे क्या रख दिया? एम जी। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? आप बोलेंगे सर ये मास से ये मास क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या बच गया? आप बोलेंगे सर बच गया ये ए इज इक्वल टू म्यू इंटू ग्रेविटी। अब देखो इस फॉर्मूले को ज़रा गौर से, आपको म्यू की वैल्यू पता, म्यू की वैल्यू यानी 0.1 पता, आपको ग्रेविटी की वैल्यू पता, ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है? 9.8। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कौन आ जाएगी? एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को यहाँ रखोगे और कौन आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये आज का लेक्चर था हमारा, जो आपसे लेक्चर पढ़ा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होने के बाद अब अगला चैप्टर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो तमाम लोग अपना ख्याल रखिएगा, उम्मीद करेंगे आपको लेक्चर समझ में आया। अल्लाह हाफ़िज़।